सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है खंभों से महलों तक। फिर उलट पलट खेल में हम लोग सीखेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद शब्द के भेद शब्द के साथ पढ़ाई करेंगे व्याकरण की। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे मापन की, जिसमें आज समझेंगे ग्राम और मिलीग्राम का रूपांतरण। उसके बाद हल करेंगे गुणा पहेली को और फिर समझेंगे लघुत्तम को। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है पिंकी। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। नहीं समझे? अरे बस खेल खेल में कुछ सीखने का वक्त हो गया है। मैं तो अपना सारा सामान लेकर तैयार हूँ। आप तैयार हैं? अच्छा, तो फिर दिखाइए आपकी कॉपी कहाँ है और आपकी पेंसिल। भाई वाह, आप भी तैयार हो। चलिए फिर शुरू करते हैं एक कहानी से। उसके बाद हिंदी के कुछ खेल खेलेंगे और उसके बाद हम गणित पे आएंगे। तो फिर कहानी शुरू करें। बिट्टू, ओ बिट्टू। आ रही हूँ काकी। क्या कर रही थी छत पर? अरे भाग्यवान, मैं बताता हूँ। छत से अपने आसपास के घरों को देख रही होगी। ऐसा क्या? काका आप सही कह रहे हैं। मैं देख रही थी किसका घर कैसे बना हुआ है, क्या दीवार पर कोई चित्र भी बना हुआ है, यही सब। पर घर देखने से क्या होगा? पता चलता है घर के अलग अलग डिजाइन के बारे में। बिट्टू के काका, जब बिट्टू को अलग अलग घरों को देखना इतना अच्छा लगता है तो क्यों ना उसे देश में बनी अलग अलग इमारतों को ही दिखा दिया जाए। अरे वाह, धन्यवाद काकी। बात तो तुम सही कह रही हो, पर इस कोरोना के समय में घूमने जा नहीं सकते। फिर क्या हो सकता है? अब तो कोई चांस ही नहीं है अगले कुछ महीनों तक। देखने तो नहीं जा सकते, पर उसके बारे में सुन जरूर सकते हैं। सच में? फिर तो जल्दी बताना शुरू कीजिए। वाह, फिर यह कहानी सुनो। बहुत बढ़िया काका। अब आप मीना से सुनिए कहानी खंभों से महलों तक। लेखन अमृता दास गुप्ता, वित्तेश कालंबी, चित्रांकन अमृता दास गुप्ता, अनुवाद पूर्णेश कुमार त्रिपाठी, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर।
धीरा को इमारतों और ढांचों को देखना अच्छा लगता है। लंबे लंबे खंबे, बड़ी बड़ी मीनारें, लकड़ी की इमारतें, मिट्टी के भवन, नई इमारतें, पुरानी इमारतें, वह सभी इमारतों को देखना चाहती है। वह जानना चाहती है कि वे कैसे और किससे बने हैं। इसलिए माँ और बाबा उसके लिए एक छोटा सा हवाई जहाज बनाकर देते हैं। उसे बस उस ढांचे के बारे में सोचना था जिसे वह देखना चाहती है और धीरे से उसका नाम लेना था और फुर्र से वह वहां पहुंच जाएगी। अपनी पहली यात्रा के लिए धीरा जाना चाहती है दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ। धीरा एक विशाल लौह स्तंभ देखती है, 1600 साल पुराना, और उस पर लगभग कोई भी जंग नहीं। उस पर कुछ अजीब से घुमावदार अक्षर बने हैं। वह इस बड़े और मजबूत स्तंभ को गले लगाना चाहती है। अब धीरा देखना चाहती है राजस्थान का सोनार किला। धीरा खुद को विशाल रेगिस्तान के बीच पाती है। पहाड़ी के शीर्ष पर पीले बलुआ पत्थरों से बना एक किला खड़ा है। इस किले के अंदर बहुत सारे घर बने हैं। वह अपनी पलकें झपकाती है और देखती है कि यह सोने की तरह चमक रहा है। अब धीरा देखना चाहती है कर्नाटक का विट्ठल मंदिर। धीरा एक बड़े हॉल की तरफ दौड़ती है। यहाँ बहुत सारे पत्थरों के खंबे हैं, 56 बड़े खंबे, और प्रत्येक बड़े खंबे के चारों तरफ 7 छोटे खंबे बने हुए हैं। वह खंबों को खटखटाती है और उन्हें सारे गामा पा गाते हुए सुनती है। अब धीरा देखना चाहती है तमिलनाडु का पद्मनाभपुरम महल। धीरा लकड़ी से बने एक महल में है। दरवाजे, बालकनी, खिड़कियां सभी लकड़ी से बने हैं। यहाँ तक कि राजा की सेज भी लकड़ी के 64 टुकड़ों से बनी है। उसे लगता है मानो वह यहाँ की रानी है। अब धीरा देखना चाहती है तेलंगाना का चार मीनार। धीरा एक लंबी घुमावदार सीढ़ी पर चढ़ती है। वह ग्रेनाइट पत्थरों से बना एक ऊंची इमारत की बालकनी में पहुंचती है। इसके चारों तरफ 4 मीनारें हैं। वह नीचे के आंगन में खेलना चाहती है। अब धीरा देखना चाहती है पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर के मंदिर। धीरा एक ऐसे मंदिर में है जो शंकु की तरह दिखाई देता है और हर तरफ कई रंग की ईंटें लगी हैं। कुछ दीवारों पर पकी हुई मिट्टी से बने कमल के फूल सजे हुए हैं। वह मंदिर की एक मेहराब के पास जरा सुस्ताती है। वह थक गई है। वह फुसफुसाती है, चलो घर चलें। क्यों बिट्टू और बिट्टू की काकी, कहानी कैसी लगी? मजा आ गया। काका, मुझे तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी मिल गए। फिर आगे और बातचीत की जरूरत है क्या? मुझे तो नहीं है। मुझे ही नहीं, पर मेरे दोस्तों के लिए भी तो प्रश्न देना ही होगा। अच्छी बात है। बच्चों, आप भी इन प्रश्नों पर अपने घर के सदस्यों और दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न, धीरा को क्या देखना अच्छा लगता था? दूसरा प्रश्न, धीरा घूमने के लिए कहाँ गई थी? तीसरा प्रश्न, धीरा सबसे पहले कहाँ गई थी और क्या देखा था? चौथा प्रश्न, आपको घूमने का मौका मिले तो आप क्या क्या देखना चाहेंगे और क्यों? पांचवा प्रश्न, कहानी से संबंधित जानकारी को अपनी कॉपी में लिखिए और घर के सदस्यों को दिखाइए। लगे हाथ खेल भी खेलते हैं, क्यों बिट्टू की काकी? खेल के लिए पूछने की जरूरत कैसी? क्यों बिट्टू? बिल्कुल सही काकी। जब दोनों की इच्छा है तो खेल शुरू करता हूँ। पर नाम तो बता दीजिए। अभी जो खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है उलट पलट। चलो
शुरू करते हैं खेल। खेल का नाम है उलट पलट। खोला, तो इसमें हमें क्या ढूंढना है? खोला। खोला कहाँ लिखा है? दादा, गीला, मैगी, रंग, कैसे, खोला। यह लिखा है खोला। दादा, अब क्या हमें ढूंढना है? दादा तो यहाँ है। रंग, रंग, रंग यह लिखा है। बाजी, बाजी, बाजी कहाँ लिखा है? गीला, मैगी, गोरी, गोरी, बाजी, बाजी। यह लग रहा है बाजी। कैसे, कैसे, तो यह है नंगा, कैसे। यह लिखा है कैसे। मैगी, मैगी तो यहाँ लिखा है। गीला, गीला, गीला यह लिखा है। नंगा, और नंगा यहाँ है। गोरी, गोरी, गोरी तो यह है। बहुत बढ़िया। और यह क्या लिखा है? इंग्लैंड। तो अब आगे बढ़ते हैं। दहेज, अब हमें क्या ढूंढना है? दहेज। तो इसमें दहेज कहाँ लिखा है? यह है मारना, दहेज। यह लिखा है दहेज। नासिर, नासिर, नासिर कहाँ लिखा है? मेहंदी, लिखाई, लागत, नासिर। हमें क्या ढूंढना है? नासिर। तो यह है नासिर। लागत, लागत तो यह लिखा है। कैलाश, कैलाश, कैलाश कहाँ लिखा है? यह है कैलाश। मोदक, मोदक, मुझे तो लग रहा है यह लिखा है। ओ नहीं। मारना, मारना, मारना यहाँ लिखा है। मेहंदी, और मेहंदी है यह। मामूली, मामूली, मामूली नहीं, यह तो लिखाई है। और यह है मोदक, तो यह मामूली है। लिखाई, लिखाई यहाँ है। ओ, मैंने एक शब्द गलत कर दिया था, इसलिए जोकर हमें अंगूठा दिखा रहा है। कंगन, कंगन, कंगन कहाँ लिखा है? लूटना, कंगन। यह है कंगन। लजाना, लजाना, लूटना, लजाना। यह है लजाना। करार, करार, अब करार कहाँ है? नहाना, नवाब, कायर, करार। यह है करार। नवाब, नवाब तो यह लिखा है। नहाना, नहाना यहाँ लिखा है। लुटना, लुटना, लुटना तो यह लिखा है। लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई कहाँ है? कोयला, कायर,
लड़ाई। यह है लड़ाई। कोयला। कोयला, कोयला तो यह लिखा है। कायर। और कायर यह है। बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, बाय बाय। बहुत खूब। अलग अलग शब्दों के नाम सुनकर उन्हें क्लिक करने में मजा आया। मजा तो आया। यदि भाग्यवान अपनी पसंद का कोई खेल खिलवा दें तो मजा दोगुना हो जाए। मजा तो दोगुना जरूर होगा, पर मेरी पसंद के खेल से नहीं, बिट्टू के पसंदीदा खेल से। धन्यवाद काकी। आप खेल खिलवाइए, शब्द के भेद। अरे वाह, बिट्टू की पसंद का भी जवाब नहीं। फिर खेलते हैं खेल शब्द के भेद। दोस्तों, शुरू करते हैं खेल। खेल का नाम है शब्द के भेद शब्द। शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। तो इसे हमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत करना है। तो यह है हवाई जहाज। हवाई जहाज, हवाई जहाज क्या है? यह संज्ञा है। और यह लिखा है मीठा, तो मीठा विशेषण होगा। तुम्हारी, तुम्हारी सर्वनाम की जगह पर होगा। उनसे, उनसे यह भी सर्वनाम की जगह पर होगा। इसे, इसे भी सर्वनाम की जगह पर होगा। अब बच गया क्या? नया, तो यह तो विशेषण की जगह पर होगा। अब सही लग रहा है, चेक करते हैं। गुड जॉब। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इससे भारी, मेरी, दयालु, गोल, मुझे। अब इसमें सर्वनाम क्या है? इससे सर्वनाम होगा और भारी विशेषण। मेरी सर्वनाम के जगह पर होगा, दयालु विशेषण। अब है यह गोल, तो गोल क्या होगा? मुझे लग रहा है यह सर्वनाम के जगह पर होगा। अब बच गया मुझे, तो यह विशेषण की जगह पे। देखते हैं सही है या गलत। Come on, you can do better. Try again. इसका मतलब गोल विशेषण के जगह पर होगा और मुझे सर्वनाम के जगह पे। मुझे को सर्वनाम के जगह पे रखते हैं। चलिए, अब सही लग रहा है। अब चेक करते हैं। Fantastic. बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। यह क्या है? उनका, तो उनका कहाँ होना चाहिए? यह तो सर्वनाम के जगह पे होना चाहिए। गोदान उपन्यास, यह तो संज्ञा के जगह पर होगा। मेहनती, और यह विशेषण की जगह पर। उनको, उनको होगा सर्वनाम की जगह पर। उदयपुर, यह होगा संज्ञा की जगह। बच गया हम, तो यह सर्वनाम की जगह पर होगा। अब सही लग रहा है। चलो देखते हैं। अरे वाह, मैंने तो सारे सही बना दिए। अब क्या है? बाहरी, तो यह किसके स्थान पर होगा? बाहरी संज्ञा के स्थान पे रखते हैं। मेरे सर्वनाम की जगह और कुर्सी को संज्ञा की जगह। अब क्या लिखा है? बड़ा, तो बड़ा विशेषण की जगह। और यह है वे, वे को सर्वनाम की जगह पे रखते हैं। अब बच गया कार, और जगह है यहाँ विशेषण की जगह पे। तो चलो देखते हैं रख के।
चेक करते हैं सही है या गलत। Wrong. Please try again. ओ, इसका मतलब बाहरी विशेषण की जगह पर होगा और कार संज्ञा की जगह पर। तो इसे यहाँ पे रख के देखते हैं। और कार को यहाँ पर। अब सही लग रहा है। Right answer. बहुत बढ़िया। दोस्तों, खेल को यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं। बाय बाय। खूब मजा आया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को वर्गीकृत करने में। पर ये मत भूलिए कुछ शब्द गलत भी हुए थे। काकी, खेल का यही तो मजा है। और मैंने काका की मदद की और काका ने मेरी। बहुत खूब बिट्टू। बिल्कुल 100 आने सच बोल रही है बिट्टू। बच्चों, आप भी अलग अलग शब्दों की सूची बनाकर अपने दोस्तों के साथ इस खेल को खेलिए। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आज की कहानी तो बहुत ही मजेदार थी, मुझे तो याद भी हो गई है। मैं सोच रही हूँ अपनी छोटी बहन को सुनाऊंगी। आप सुनाएंगे? ये कहानी आप भी किसी न किसी को जरूर सुनाइएगा। अभी वक्त हो गया है गणित के कुछ खेल खेलने का। चलिए शुरू करते हैं गणित। हेलो दोस्तों, मापन के अंतर्गत आज हम समझेंगे ग्राम और मिलीग्राम का रूपांतरण। तो चलो इसे हम उदाहरण से समझेंगे। यहाँ कटोरी में क्या है? नमक है। और ये क्या? ये मिलीग्राम वाला हमारा माप है। तो आओ समझते हैं। यहाँ हमने लिया है कटोरी में 1 ग्राम नमक। अब अगर इस चम्मच से 1 चम्मच नमक हम इस पे डालें तो नमक के कितने दाने? इसमें है नमक के 1000 दाने, यानी 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। तो देखो 1 ग्राम बराबर होता है 1 गुना 1000 मिलीग्राम के। इस तरह मिलता है 1000 मिलीग्राम। अब अगर बात हो 1000 मिलीग्राम की तो बिल्कुल इसका उल्टा, 1000 बटा 1000 ग्राम, यानी 1 ग्राम। तो अब हम समझ चुके हैं कि मिलीग्राम को ग्राम में हमने किस तरह बदला। देखिए 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम, तो 2000 मिलीग्राम 2 ग्राम। बिल्कुल ठीक। 5000 मिलीग्राम कितने ग्राम? और अगर 10,000 मिलीग्राम पूछे तब कितना होगा? आओ देखते हैं। 1000 मिलीग्राम में कितने शून्य हैं? 1 2 3। तो बस
हमें क्या करना है, 1000 से भाग, यानी ये 3 शून्य काट दिए तो क्या मिला, 1 ग्राम मिला। इसी तरह 2000 मिलीग्राम को देखो, 3 शून्य काटो तो 2 ग्राम। 5000 में 3 शून्य काटने पर 5 ग्राम और 10,000 मिलीग्राम में 3 शून्य काटकर 10 ग्राम। तो हमने जाना कि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 2 ग्राम 2000 मिलीग्राम, 5 ग्राम 5000 मिलीग्राम और 10 ग्राम 10,000 मिलीग्राम के बराबर होता है। अब इसे उदाहरण से थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो, माँ ने सोने की दुकान से 4 ग्राम और 800 मिलीग्राम की सोने की बाली बनवाई है। माँ ने कुल कितने मिलीग्राम की बाली बनवाई? चलो देखते हैं। ये है माँ की बाली। सबसे पहले तो जानकारी क्या दी गई? दिया है माँ ने सोने की दुकान से 4 ग्राम और 800 मिलीग्राम की सोने की बाली बनवाई। पूछा क्या? पूछा कि माँ ने कुल कितने मिलीग्राम की बाली बनवाई। करना क्या है, क्या करेंगे, ग्राम को मिलीग्राम में बदलेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ना है। तो देखो, 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम के बराबर, तो 4 ग्राम 4000 मिलीग्राम के बराबर होगा। तो 4000 मिलीग्राम और 800 मिलीग्राम दोनों को जोड़ना है। जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर मिला 4800 मिलीग्राम, यानी माँ ने कुल 4800 मिलीग्राम की बाली बनवाई। अब एक और उदाहरण देखिए। अंजू ने 1 कप शरबत में 20 ग्राम 675 मिलीग्राम नमक का इस्तेमाल किया। अंजू ने कुल कितने मिलीग्राम नमक का इस्तेमाल किया? बताते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो सवाल में क्या जानकारी दी गई है? दिया है कि अंजू ने 1 कप शरबत में 20 ग्राम 675 मिलीग्राम नमक का इस्तेमाल किया। पूछा क्या? पूछा कि अंजू ने कुल कितने मिलीग्राम नमक का इस्तेमाल किया। करना क्या होगा, ग्राम को मिलीग्राम में बदलना होगा, उसके बाद जोड़ करना होगा। तो करते हैं। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, तो 20 ग्राम 20,000 मिलीग्राम के बराबर होगा। तो 20,000 मिलीग्राम और 675 मिलीग्राम दोनों को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ लेते हैं। तो क्या मिला, 20,675 मिलीग्राम। इस तरह अंजू ने कुल 20,675 मिलीग्राम नमक का इस्तेमाल किया। अब एक और उदाहरण है। नीता के पास 8 ग्राम चांदी की अंगूठी है और शैला के पास 9000 मिलीग्राम की अंगूठी। दोनों में से किसकी अंगूठी का भार ज्यादा? देखते हैं। तो जानकारी क्या दी है? दिया है नीता के पास 4 ग्राम चांदी की अंगूठी है और शैला के पास 9000 मिलीग्राम की। पूछा क्या? पूछा है कि किसकी अंगूठी का भार ज्यादा है, नीता या शैला। करना क्या? कुछ नहीं, बस मिलीग्राम को ग्राम में बदलना, उसके बाद तुलना करनी। तो 1000 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम के बराबर, यहाँ आप जानते हैं। तो 9000 मिलीग्राम 9 ग्राम के बराबर। तो आप देख सकते हैं नीता के पास है 8 ग्राम की अंगूठी, शैला के पास 9 ग्राम की अंगूठी। तो शैला की अंगूठी का भार ज्यादा है नीता की अंगूठी के भार से। इस तरह शैला की अंगूठी का भार ज्यादा हुआ। था ना मजेदार? दोस्तों, इसी तरह के सवाल के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो दोस्तों, आओ हल करें गुना पहेली। शुरू करते हैं। ये रही हमारी पहेली। पहेली है बहुत आसान, बस जरूरत है पहाड़ों की। गुना आता है आपको, यह तो हमें पता ही है, तो बस पहाड़ी अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसे हल करें। चलो शुरुआत यहाँ से करते हैं, सबसे ऊपर वाली पंक्ति से। 4 गुना 5 बराबर क्या? तो देखिए 4 गुना 5 यानी 4 पंचे 20। एकदम सही। अब इसे देखिए, 4 गुना 2 तो 2 चौके, हाँ 2 चौके 8, बिल्कुल ठीक।
अब आपकी बारी है। यहाँ बताओ 8 गुना 5, यह बराबर में क्या होगा? 40। एकदम ठीक, 8 पंजे 40 होता है। और अब इसे देखो, 20 गुना कितने बराबर 40? तो 20 दूनी 40, क्योंकि 20 का 2 गुना ही 40 होता है। अब इसे हल करें। आओ, 2 गुना 3। 2 गुना 3, या तो आप 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें या 3 का 2 बार। चलिए हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो बराबर में मिल गया 6। अब इसे हल करें। 6 गुना 3, 3 छक्के 18, बिल्कुल ठीक। अब सबसे नीचे वाली पंक्ति में हल कर लेते हैं। 18 गुना 4 बराबर कितना होगा? तो आपको करना होगा गुना, क्योंकि शायद आपको 18 का पहाड़ा आता भी नहीं होगा, लेकिन 4 का पहाड़ा आता है। तो चलो शुरू हो जाओ गुना करना। उत्तर मिला 72। अब इसे हल करें। 6 गुना 2, ये तो सरल है, 12, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब यहाँ देखो, 12 गुना कितना? 72 होगा। तो 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ा जाए कि 72 आ जाए? 6 बार, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ हमारी गुना पहेली नंबर 1 तो हो चुकी है हल। पढ़ते हैं इस दूसरी पहेली की ओर और करते हैं इसे हल। तो देखो, यहाँ पर 7 गुना 4, तो 7 चौके कितने होते हैं? हाँ, 28, बिल्कुल सही। और 7 गुना 2, यह कितना होगा? तो 7 दूनी 14, एकदम ठीक। अब यहाँ देखिए, 28 गुना 1 बराबर 28 एकम 28, बिल्कुल ठीक। इसे भी हमने हल कर लिया। अब बारी है इसे हल करने की। अब बताओ कि यहाँ क्या आएगा? 14 गुना कितना बराबर 28, यानी 14 का पहाड़ा कितने बार पढ़ा जाए कि 28 मिल जाए? तो 14 दूनी 28 होता है, यानी 2 बार गुना, एकदम ठीक। अब इसे हल करें। 2 गुना 3 बराबर होगा 2 तिया 6। और अब इसे 8 गुना 3 बराबर 8 तिया 24, बिल्कुल सही। दोस्तों, अब इसे हल करते हैं। 8 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, यानी 8 गुना 2, या 2 का पहाड़ा 8 बार, तो 2 8 16, बिल्कुल ठीक। अब इसे करते हैं हल। यहाँ देखिए, 24 गुना 2, करो भाई 2 का गुना 24 में, बराबर में आपको कितना मिलेगा? करके देखिए दोस्तों, बराबर में मिलेगा 48, क्योंकि 24 और 24 होते हैं 48, तो 24 का 2 गुना 48 होगा। और अब करते हैं इसे हल। 16 गुना कितना बराबर 48, तो 16 तिया 48 होता है। इस तरह हो गई सारी गुना पहेली हल। फिर मिलेंगे एक मजेदार गुना पहेली के साथ। तब तक ख्याल रखिए। गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। इसके लिए हम 2 संख्याएं ले लेते हैं। मान लो पहली संख्या है 3, तो 3 की गुणज निकाल लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, और इसी तरह आगे भी हो सकते हैं।
यह हमने 3 के पहले 10 गुणज निकाले हैं। अब हम निकाल लेते हैं, मान लो दूसरी संख्या 4 है तो 4 के गुणज। 4 के गुणज क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और इसी तरह आगे हमने निकाले हैं 4 के पहले 10 गुणज। अब 3 और 4 का लघुत्तम निकालने के लिए 3 और 4 के सांझिक गुणज निकालने होंगे। तो देखिए, सांझिक गुणज है 12, 24। तो लघुत्तम क्या? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा साझा गुणज, उनका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। तो 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य आप देख ही सकते हैं, सबसे छोटा साझा गुणज ये है 12। तो 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त्य 12 है। अब 8 के गुणज निकालते हैं। तो 8 के पहले 10 गुणज क्या होंगे? 8 का पहाड़ा 10 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 7 56, 8 अठाई 64, 8 दामे 72 और 8 दामे 80। इसी तरह आगे भी निकाले जा सकते हैं। अब मान लो दूसरी संख्या 12 है तो 12 के गुणज निकालते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 साते 84, 12 अठे 96, 12 नमा 108 और 12 दहाई 120। ऐसे ही आगे भी आप निकाल सकते हैं। और अब बारी है 8 और 12 के सांझिक गुणज निकालने की। तो बताओ दोस्तों, पहला साझा गुणज? बिल्कुल ठीक, 24। और दूसरा? हाँ, 48। क्या इसके अलावा भी है? बिल्कुल है, ये रहा 72। तो अब आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा साझा गुणज उनका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। तो 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त्य ये 24 होगा। तो 8 12 का लघुत्तम समापवर्त्य मिला 24। दोस्तों आओ, अब हम 3 संख्याएं लेते हैं। पहली संख्या लेते हैं 4। तो 4 के गुणज निकाल लेते हैं। 4, 8 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और इस तरह आगे भी निकाले जा सकते हैं। अब 6 दूसरी संख्या है, मान लो, तो 6 के गुणज 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। इसी तरह आगे। और मान लो तीसरी संख्या है 8। तो 8 के गुणज 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 और इसी तरह आगे। अब आपको तो पता ही है कि हमें क्या करना है, 4, 6 और 8 के सांझे गुणज निकालने हैं। तो देखिए, 24 तीनों में है तो एक तो ये हो गया, और देखो नहीं है, इसलिए अब आप समझते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा साझा गुणज उनका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। और यहाँ तो एक ही साझा गुणज है और वह है ये 24। तो 4, 6, 8 इनका लघुत्तम समापवर्त्य 24 होगा। दोस्तों देखा कितना आसान है लघुत्तम समापवर्त्य निकालना। तो बस लीजिए कोई 3 संख्या या 2 संख्याएं और निकालिए उनका लघुत्तम समापवर्त्य। फिर मिलते हैं, गुड बाय। हेलो दोस्तों, तो जब हमने मापन को अच्छी से समझ लिया है तो अब बारी है मापन पे आधारित सवालों का अभ्यास करने की। सवाल नंबर 1, 1000 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। दोस्तों आपने समझा है ना मिलीग्राम को ग्राम में किस तरह बदला जाता है? तो देर किस बात की, चलो करो अभ्यास। 1000 मिलीग्राम को बदलो ग्राम में। सवाल नोट करो बच्चों। अब करते हैं दूसरा सवाल हल। 7000 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है। सवाल नंबर 3 है 1200 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक से करिए।
सवाल नंबर 4, 9750 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। अगला सवाल है 20 ग्राम को मिलीग्राम में बदलिए। इस बार ग्राम को मिलीग्राम में। सवाल नंबर 6 है 35 ग्राम को मिलीग्राम में बदलिए। अगला सवाल है 120 ग्राम को मिलीग्राम में बदलिए। और एक और सवाल 150 ग्राम को मिलीग्राम में बदलिए। दोनों सवाल लिख लीजिए दोस्तों। सवाल नंबर 9 है 10 मिलीग्राम यह कितने ग्राम के बराबर होगा? हमने समझा ही है दोस्तों, तो हमसे बन जाएगा, है ना दोस्तों? कोशिश कीजिए और बताइए कि 1.5 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर है। सवाल नंबर 11, एक दुकानदार के पास 15 ग्राम आटा है, तो बताओ कि दुकानदार के पास कितना मिलीग्राम आटा है। यानी 15 ग्राम को मिलीग्राम में क्या लिखेंगे। और आखिरी सवाल, मीरा ने बाजार से 200 ग्राम चिप्स खरीदी, तो बताओ कि मीरा ने आखिर कितने मिलीग्राम चिप्स खरीदी। सवाल ध्यान से देखिए, उसे लिख लीजिए। दोस्तों, ग्राम को मिलीग्राम में और मिलीग्राम को ग्राम में बदलते रहिए, भूलिएगा नहीं। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय। अभी टाइम है इंग्लिश स्टोरी का और आज की स्टोरी का नाम है पिंकी। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी व्यूवर कम्युनिटी। इसे लिखा है रवि रंजन गोस्वामी जी ने और अनुवादक है रीटा बंसल जी। अरे, पिंकी नाम तो लड़की का ही होता है। मेरी छोटी बहन का नाम भी पिंकी है। आपको पता है, वह बहुत शरारती है। उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए वह हमेशा माँ से डांट खाती है। क्या यह मेरी बहन की कहानी है? चलो चलकर देखते हैं आखिर ये पिंकी है कौन। Pinky is a lovely and intelligent girl. She goes to school daily with her mother. Her school building is very big. She is very keen in studies. She has a lovely pet dog named Puppy. She plays with Puppy when she comes back from school. कहानी सुनने के चक्कर में मैं इस कहानी को अपनी कॉपी में लिखना भूल ही गई, इसीलिए इस कहानी को वापस सुनते हैं। Pinky is a lovely and intelligent girl. She goes to school daily with her mother. Her school building is very big. She is very keen in studies. She has a lovely pet dog named Puppy. She plays with Puppy when she comes back from school. दोस्तों, यह कहानी तो मेरी बहन की नहीं है, यह तो किसी और ही पिंकी पर है। लेकिन यह पिंकी बहुत होशियार है और उसे स्कूल जाना भी पसंद है। मैं ये कहानी अपनी बहन को जरूर सुनाऊंगी ताकि वह भी इस कहानी की पिंकी की तरह बने। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम किसी जानवर या पक्षी के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, बल्कि चलेंगे वहां जिसके कारण संजय गांधी जैविक उद्यान को राजधानी पटना का लंग्स ऑफ द सिटी यानी शहर का फेफड़ा कहा जाता है।
जी हाँ, आज हम बात करेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान के वनस्पति क्षेत्र की और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के नूतन प्रयोग के बारे में। जब पूरे विश्व में विकास कार्यों के लिए जंगलों और पेड़ों की बिना रोक टोक कटाई हो रही है, वैसे समय में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि विकास कार्यों के लिए राजधानी पटना या उसके आसपास जितने भी पुराने पेड़ों को रिलोकेट किया गया, उन पेड़ों को वैज्ञानिक तरीके से जड़ सहित उखाड़कर आवश्यकता के अनुसार लगाया जाएगा। उनका समुचित देखभाल किया गया और उन्हें फिर से जीवित किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्णय को संजय गांधी जैविक उद्यान के कर्मियों ने अपने अथक प्रयास से सही साबित किया है और आज इन पेड़ों में न सिर्फ नई नई पत्तियां आ रही हैं, बल्कि कई टहनियों ने भी अब आकार लेना शुरू कर दिए हैं। आज ये फिर से लगाए गए पेड़ न सिर्फ उद्यान के जंगली दृश्य को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं, बल्कि चिड़ियों, तितलियों और गिलहरियों का बसेरा भी बन गया है। जो पटना जू का ओरिएंटेशन है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये पुराने समय में काफ़ी पुराने टाइम में यहाँ से सोन नदी गुजरती थी और बाद में कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो सोन नदी अपना कोर्स शिफ्ट करती गई और इससे काफ़ी दूर तक चली गई। तो यहाँ का सॉइल काफ़ी सैंडी है और इस कारण से यहाँ जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनका ये काफ़ी बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम है, ये फ्रेगाइल होते हैं और काफ़ी यहाँ पे जो वृक्ष हैं वो एजेड भी थे और वो धीरे धीरे अपने रोटेशन एज को प्राप्त करते गए या किसी भी तरह का अगर इन्फेस्टेशन हुआ तो उनका रूट सिस्टम कमज़ोर होने के कारण यहाँ पे ये देखा गया कि वृक्ष जो काफ़ी बड़े हैं वो उनका हल्का सा भी बारिश होने पे फेलिंग हो जा रहा है, वो गिर जा रहे हैं, टॉपल कर जा रहे हैं। तो इसी क्रम में पटना के अलग अलग जगहों पे जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, जैसे अगर कहीं एनएच का एक्सपेंशन हो रहा है, रोड का एक्सपेंशन हो रहा है या एयरपोर्ट पे कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ वृक्षों को वो कंस्ट्रक्शन साइट से हटाया जाना आवश्यक था। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा ही अपने तरह का अनूठा प्रयास किया कि किसी भी वृक्ष को वहाँ से हम लोग काटेंगे नहीं और उसको ट्रांसलोकेट किया जाए। ये अलग अलग तरह के स्पीसीज हैं इसमें, जैसे पीपल, बरगद, गुल्लड़, पाकर, नीम, उसके अलावा करंज, जामुन और भी बहुत सारे स्पीसीज हैं जो यहाँ पे ट्रांसलोकेट किए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है और उसको लगाए जाने के बाद से हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 99
90% जो यहाँ प्लांट्स लगाए गए थे सभी के सभी सक्सेसफुली लग चुके हैं। सभी में ब्रांचेज आ गए हैं, कुछ ट्रीज में फ्लावरिंग शुरू हो गया है। और किसी भी प्लांट को ट्रांसप्लांट करने से पहले उनका रूट का प्रिपरेशन किया जाता है। उसके अतिरिक्त जो मेन टेक्निकल चीज़ों को देखा जाता है उसमें इनके ब्रांचेज का भी कटिंग किया जाता है। कटिंग करने के बाद बॉडेक्स मिक्सचर का लेप लगाया जाता है जिससे कि उसमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं हो जो ब्रांचेस कट किए जाते हैं। उसके बाद एक पार्टिकुलर पैटर्न में ही ये प्लांट जो है ग्रो करते हैं। तो ऐसा देखने में प्रतीत होता है जैसे ये बड़े आकार के बॉन्साई हैं जो पार्क्स के लिए बड़ा ही अनूठा इनका एक स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्ट होता है। तो टोपाइडी और जो बॉन्साई की कला है वो अगर कहा जाए तो ये एक बड़े प्लांट में करना भी अपने आप में एक अलग ही संतुष्टि देता है। 153 एकड़ में फैला ये संजय गांधी जैविक उद्यान 2 भागों में बटा है। एक भाग जंतु का है और दूसरा वनस्पति का। यहाँ आने वाले दर्शक हर प्रकार के जानवर और पक्षी को देखकर रोमांचित होते हैं और साथ साथ इन 150 प्रजाति के 3000 से भी अधिक पेड़ों के छांव में आकर चैन की सांस लेते हैं। यही है संजय गांधी जैविक उद्यान की खासियत। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।